हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक रोचक तथ्य मतलब कि महात्मा गांधी के ऊपर बातचीत करेंगे और उनके जीवन के कुछ ऐसे हिस्सों की, हम कह सकते हैं ऐसे भाग जिनकी अभी तक हमने कभी पढ़ाई नहीं की है, मतलब उनके बारे में नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सुना है। उन चीजों के बारे में जानेंगे और कुछ वह भी चीजें जानेंगे जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस पर चर्चा होगी। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में हमेशा हम लोग मतलब जो उनके द्वारा जो भी आंदोलन किया गया था उस आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भरपूर प्रयास और उनकी जो भक्ति थी उसको देखते हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। तो वही चीज हम देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, उनके विचारों को हमारे जीवन में अपनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी सभी की कामना है। चलो शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की, जहां पर बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी का जो जन्म है बेटा गुजरात में हुआ था। आप सभी बहुत अच्छे से जानते इस चीज को, है ना, कि महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जयंती मनाते हैं उसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना, गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में। और उनकी जीवन की शुरुआत से हमने देखा है, जब उन्होंने पढ़ाई करने बाहर गए थे इंग्लैंड में, बैरिस्ट्री की उन्होंने पढ़ाई की थी, वकालत की थी। जब भारत लौटे, भारत लौटने के पश्चात उन्हें एक ऑफर आया था, मतलब कि उनके पास एक काम आया था अब्दुल्ला एंड टी कंपनी का, जिन्होंने ये कहा था दक्षिणी अफ्रीका में केस के सिलसिले में महात्मा गांधी को जाना था पैरवी करने के लिए। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए, परंतु उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया था, जो वहां की श्वेत और अश्वेत सरकार, मतलब जो वहां की श्वेत सरकार थी और जो अश्वेतों के साथ, मतलब जो गोरी सरकार थी, वो कालों के साथ जैसा भेदभाव करती थी, अफ्रीका के मूल निवासियों के साथ जैसा भेदभाव करती थी, वैसा महात्मा गांधी ने देखा। उन्हें बहुत ही आघात लगा, बहुत ही बुरा लगा, और उन्होंने वहां पर भी अपना पूरा प्रयास किया था उनको आजादी दिलाने के लिए, और मैं कह सकता हूं उनको इससे भेदभाव से बचाने के लिए, है ना। हालांकि लंबा प्रयास जो वहां के नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहलाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने भी अपना वहां पर थोड़ा सा योगदान दिया था। चलो बात करते हैं गांधी युग। अब ये गांधी युग की जब बात होती है, तो आप कहोगे सर जो महात्मा गांधी है उनका जन्म 1969 में हो जाता, लेकिन गांधी युग 1920 से लेकर 1948 तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा बेटा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत आने के बाद पहले तो उन्होंने अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में, मतलब कि उसकी कंपनी में काम किया था, लेकिन जब महात्मा गांधी ने यह देखा था अंग्रेज जो है वे भारतीयों का बिल्कुल भी हित नहीं चाहते हैं, और जैसा उन्होंने वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध में जब भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे तो उनको बहुत अच्छा उपहार दिया जाएगा, लेकिन उपहार के रूप में रोलेट एक्ट पारित किया गया था, है ना। तो वहीं से महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए थे और उन्होंने उनके विरोध, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया था। ओके, तो वहीं से हम देखेंगे कि भारत लौटे 1915 में, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी भारत लौटे, और भारत लौटने के बाद सबसे पहला जो सत्याग्रह उनके द्वारा किया गया था वो 1917 में चंपारण में किया गया था, जो कि बिहार में है। क्लियर है? ये उनका प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पर था? बिहार में था। और बिहार में उनको जो बुलाने वाले वो थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार में बुलाया था। वहां के किसान जो 3 कठिया पद्धति से बड़े ही परेशान थे, उनसे निजात दिलाने के लिए महात्मा गांधी वहां बुलाया गया था, और वो सफल भी रहे थे। फिर दूसरा जो उनके द्वारा आंदोलन था भारत में, वो 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, मतलब कि अहमदाबाद में कपड़ा मिल में काम करने जो मजदूर थे वो अपने वेतन वृद्धि को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें महात्मा गांधी ने जाकर उनका सपोर्ट किया, और वहां के जो मालिक थे कंपनी के, उनसे बातचीत की और समझौता भी उन्होंने करवाया था। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, महात्मा गांधी भारत में पहली भूख हड़ताल कहां पर की जाती है? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, मतलब अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान की जाती है। अहमदाबाद कहां बेटा? गुजरात है, बहुत अच्छे से आप जानते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला जो तीसरा है उनके द्वारा किया गया सत्याग्रह जो है वो 1918 में खेड़ा गुजरात में किया गया था। क्लियर है? और यहां पर भी जो किसान लोग थे वो ऊंची लगान की जो दर थी उससे परेशान थे, टैक्स वसूल करते थे अंग्रेज हमेशा किसानों से, उसकी दर बहुत ही अधिक थी, बस उससे परेशान थे किसान लोग। उन्होंने आंदोलन किया, महात्मा गांधी उन्होंने सपोर्ट भी उनका किया था। तो यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम असहयोग का प्रयोग किया गया था। अब देखो, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग
बिहार में किया गया था, ओके, हाँ, चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा अगर देखो पहली भूख हड़ताल कहां पर की गई थी, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान की गई थी। तीसरा अगर पूछा आपको प्रथम असहयोग, तो वो कहां पर होगा बेटा, खेड़ा गुजरात में होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला चौथा, ओके। अब आपको सर इसमें रोचक क्या था और हमें क्या पता था, तो बेटा आपको ये पता था चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद पता, लेकिन प्रथम कह सकते हो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन या प्रथम भूख हड़ताल कहां पर की गई थी, या प्रथम असहयोग आंदोलन का प्रयोग कहां किया गया था, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नहीं हो सकती है। फिर बात करता हूं 1919 का रोलेक्ट एक्ट, ठीक है ना, जिसे काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने। ये भी ये आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को कुछ अंग्रेज सरकार की तरफ कुछ पदवियां दी गई थी, हम कह सकते हैं जैसे कि पुरस्कार होता है ना, उसी प्रकार जो उपाधियां दी जाती है, ऐसी कुछ उपाधियां दी गई थी। वो उपाधि थी एक तो केसर हिंद की, ओके, केसर हिंद की थी, एक बोअर युद्ध की थी, है ना, ये पदक मिला था उनको, बोअर युद्ध पदक, और एक जुल्लू विद्रोह पदक। ये सब महात्मा गांधी को मिला हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनका सपोर्ट, जैसे मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी ने पहले उनके सहयोगी के रूप में काम शुरू किया था, हमें बोला आप सहयोग करो, अंग्रेज हमें बहुत ही जल्दी आजादी दे देगी, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तब महात्मा गांधी भी विरोध करने लगे थे अंग्रेजों का। उसी दौरान महात्मा गांधी को जो ये उपाधियां दी गई थी, उन सबको उन्होंने वापिस लौटा दिया कि नहीं भाई, अब हम इस उपाधि को आपसे नहीं लेंगे, नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने किया था 1919 में खिलाफत आंदोलन, है ना, अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद अली, है ना, और शौकत अली, ये दोनों अली बंधु ने जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, उसमें महात्मा गांधी ने भी उनका सपोर्ट किया था। नेक्स्ट 1921 और 22 में जो असहयोग आंदोलन किया गया था, है ना, जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी लिखा है बहुत अच्छे से। बस असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, जैसे कि महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा का साथ देने वाले थे, परंतु उनके जो सहयोगी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने थोड़ा सा हिंसात्मक रवैया अपना लिया था, जैसे कि चोरी चोरा नामक स्थान पर उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। बस महात्मा गांधी उससे थोड़े से नाराज हो गए, थोड़े से दुखी हो गए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, है ना। 1922 में उन्होंने वापस को स्थगित कर दिया था, उसको रोक दिया था असहयोग आंदोलन को। क्लियर। फिर मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूं, उनके द्वारा किया गया 1929 और 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे आप दांडी यात्रा या हम कह सकते हैं नमक यात्रा के नाम से भी जानते हैं, ओके, दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। ये क्यों किया गया था, महात्मा गांधी का कहना था जैसे कि अंग्रेज सरकार के द्वारा नमक जो एक बुनियादी हिस्सा है भोजन का, गरीबों के अमीरों के सभी के भोजन का बुनियादी हिस्सा है, उस पर अंग्रेज सरकार के द्वारा बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया गया था, बहुत अधिक टैक्स लगा दिया था, उससे उसका मूल्य वृद्धि हो गई थी, है ना। लेकिन आज आम व्यक्ति को भी नमक की आवश्यकता होती है, वो इतना ज्यादा मूल्य नहीं दे सकता है, और नमक बनाने पर सबके पाबंदी लगा दी, कोई नमक नहीं बनाएगा बिना अंग्रेज सरकार से पूछे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा की, जिसे नमक यात्रा कहा जाता है, और उन्होंने दांडी पहुंचने के बाद वहां पे अपने हाथों से समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। क्लियर। 1940 की बात करता हूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया गया था, जिसमें विनोबा भावे, है ना, इत्यादि लोगों ने भी इनका साथ दिया था महात्मा गांधी का। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और उसी प्रकार से 1932 में मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक प्रचार, ये 1932 में आया था, ओके, और महात्मा गांधी ने इसका विरोध भी किया था, परंतु फिर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर दोनों के मध्य समझौता हो गया था 25 सितंबर 1932 से गांधी अम्बेडकर समझौता कहा जाता है। इसमें जैसे कि अम्बेडकर साहब का कहना था कि जो दलित वर्ग है उनके लिए अलग से चुनाव का पूरा एक सिस्टम बनाया जाए, तो महात्मा गांधी का ने भी अलग से सिस्टम नहीं बनाते हुए इनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाए, परंतु ये हमारे साथ ही रहे, क्योंकि अलग की भावना इनके मन में नहीं आनी चाहिए, है ना। लेकिन इसी बात पर दोनों के बीच समझौता हो भी गया था, उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया, लेकिन चुनाव साथ में ही करवाया गया था। तो ये होता है पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। क्लियर। फिर बात करता हूं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंतिम आंदोलन था, है ना, और इसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, मतलब कि अब तो कुछ भी करना है, डू एंड डाई, पर हमें डू और डाई मतलब कुछ भी करो या मरो, मतलब हमें या तो भारत को आजाद करवाना होगा या मृत्यु को प्राप्त करना होगा, लेकिन अब तो हम भारत को आजाद करवा कर ही रहेंगे। क्लियर है। तो ये सारे क्या थे, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए और अंतिम तक जितने आंदोलन किए थे आजादी तक, वो सारे आंदोलन की हमने लिस्ट देख ली है। अब थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें,
है ना। हम जनरली जैसे 10th क्लास में 9th क्लास में कुछ पुस्तक को बात पढ़ते हो जिसमें ज्यादातर जो है वो हिंद स्वराज के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी, और इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा खादी नामक पुस्तक भी लिखी गई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने ये कहा था जो चरखा होता है ना, जो महात्मा गांधी स्वयं भी चरखा चलाते थे, है ना, जिसे प्रगति का और स्वतंत्रता का प्रतीक भी वो मानते थे। तो उनका कहना था चरखा और खादी गांव को बदहाली से खुशहाली में बदल सकता है। मतलब कि गांव की जो स्थिति इतनी खराब है उस स्थिति को अच्छी स्थिति में लाने का जो है वो जरिया हो सकता है खादी और चरखा। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर बात करता हूं सर्वोदय की, है ना, जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी सर्वोदय। इसमें महात्मा गांधी अपने अहिंसा संबंधित विचार इसमें दिए गए थे। और तीसरी पुस्तक जो सत्याग्रह है, यूं तो कई सारी पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन मुख्य कुछ पुस्तकों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं। सत्याग्रह, जिसे सत्य के लिए आग्रह किया गया था, है ना। महात्मा हमेशा सत्य, अहिंसा, इन चीजों पर बहुत ही अधिक बल देते थे, है ना। तो वही चीज इन्होंने सत्य का आग्रह किया था, है ना। नेक्स्ट देखिए गीता बोध, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे गीता में, बस उसी के आधार पर महात्मा गांधी ने भी गीता बोध में अपने विचार व्यक्त किए थे। फिर बात करता हूं हिंद स्वराज, जो भी मैंने आपको बता दिया है, असहयोग आंदोलन के पूरे अपने विचार इसमें इन्होंने व्यक्त किए हैं। लास्ट बात करता हूं शांति और युद्ध में अहिंसा की बात करता हूं, जिसमें महात्मा गांधी का चाहे शांति और युद्ध दोनों में ही अहिंसा का उपयोग करना सर्वोत्तम होता है, सबसे बढ़िया होता है, उचित होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के द्वारा कुछ प्रकाशित समाचार पत्रों की। सबसे पहले देखिए इंडियन ओपिनियन व यंग इंडिया, ये अलग अलग है बेटा, ये दो समाचार पत्र हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। ओके। फिर बात करता हूं हरिजन, हरिजन समाचार पत्र, ठीक है ना, जो 1913 में शुरुआत में अंग्रेजी में निकाला गया था, बाद में इसको अलग अलग लैंग्वेज में इसको निकाला गया था। एक था नवजीवन, जो गुजराती भाषा में लिखा गया था, और ये किस भाषा के थे बेटा, ये अंग्रेजी भाषा के थे। ओके, मतलब देखो किन किन लैंग्वेज निकाला जा रहा है। और फिर एक बात करो तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालते थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी जो है दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र निकालते थे, इंडियन ओपिनियन निकालते थे। अब इसमें भी जनरली जो है ज्यादातर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हरिजन के बारे में या यंग इंडिया के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन नवजीवन या इंडियन ओपिनियन जो है वो भी हमें यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आपको नया लग रहा होगा। ओके, चलो समाचार पत्र की तो हमने बात कर ली है। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा उनके द्वारा स्थापित आश्रम की। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित आश्रम एक संत की तरह जीवन जीने वाले, है ना, बिल्कुल ऐसा जिसमें किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं हो, न तो कोई दिखावा हो, न कोई मोह माया हो, केवल अपने कर्म पथ पर चलने वाले महात्मा गांधी के जीवन के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, बड़ा ही इंस्पायर करने वाला है, मतलब हमें एक अच्छी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। अब बात करता हूं गांधी जी द्वारा स्थापित कुछ आश्रम की। जैसे कि सबसे पहले देखो यहां पर है फिनिक्स सेटलमेंट, है ना, फिनिक्स सेटलमेंट जोहान्सबर्ग में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1904 में की गई थी। ओके, फिनिक्स सेटलमेंट, है ना, जोहान्सबर्ग कहां पर बेटा, ये आपके दक्षिणी अफ्रीका में है। यहां पर 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की, जिसे फिनिक्स सेटलमेंट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरी बात करता हूं टोल्स्टॉय फार्म, है ना, टोल्स्टॉय फार्म। सत्याग्रह के लिए इसकी स्थापना ट्रांसवाल में की गई थी, और ट्रांसवाल कहां पर है, ये भी आपके दक्षिणी अफ्रीका में है। और कब की गई थी, 1910 में की गई थी। क्लियर है। टोल्स्टॉय देखो, फिनिक्स सेटलमेंट, टोल्स्टॉय फार्म, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित ऐसे आश्रम हैं जो भारत से बाहर, है ना, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल में इसको स्थापित किया गया था। ओके, और इस दरमियान आपको पता होगा महात्मा गांधी कहां पे थे, दक्षिणी अफ्रीका में थे। 1893 के आसपास वो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे, और 1915 में 1915 को वो पुनः भारत लौटे थे महात्मा गांधी। तो इस दरमियान वो कहां पर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में ही रहे थे, और उन्होंने वहां पर इन दो आश्रमों की स्थापना की थी। नेक्स्ट तीसरी बात करता हूं मैं कोचरब आश्रम। ये कोचरब आश्रम जो भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है। ओके, और
इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना में इसे साबरमती के पास ले गए। जब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना में इसे कहां ले गए? साबरमती के पास ले गए। कोचरब भारत में स्थापित पहला आश्रम है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में स्थापित पहला आश्रम कौन सा है? कोचरब है बेटा। ये कोचरब आश्रम है कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में है। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं इनके द्वारा स्थापित चौथा, है ना, सेवाग्राम आश्रम। कौन सा? सेवाग्राम आश्रम। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब? 1936 में। और ये कहां पर है? वर्धा महाराष्ट्र में है। कहां पर है? वर्धा महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम है। क्लियर। चलो फिर देखिए गांधी जी के प्रसिद्ध कथन की बात करेंगे हम। जनरली जब महात्मा गांधी कुछ कथनों की बात करते हैं तो दो चार कथन तो हमेशा हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी का करो या मरो का नारा दिया था। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। या महात्मा गांधी का जैसे राजनीति विज्ञान आप लोग पढ़ते होंगे कि महात्मा गांधी का था कि राजनीति क्या है? सांप की कुंडली की तरह है, जिसे हम जूझ सकते लेकिन इसे छूट नहीं सकते हैं। इसने हम इस तरह से पूरा बांध रखा है। तो गांधी जी कुछ प्रसिद्ध कथन है जिस पर मैं यहां पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखो महात्मा गांधी का था, मैं राजनीतिज्ञों में संत हूं और संतों में राजनीतिज्ञ हूं। मतलब कि मैं एक राजनीतिज्ञ हूं परंतु राजनीति में कैसा हूं? संत हूं। और संतों में कैसा हूं? राजनीतिज्ञ हूं। मतलब इन दोनों ही गुणों को मैं लेकर चलता हूं, है ना। इन दोनों के गुणों को क्या करता हूं? मैं साथ में लेकर चलने वाला हूं। दूसरा जैसे इन्होंने कहा था, धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान है। मतलब कि महात्मा गांधी ने कहा था धर्म के बिना राजनीति कैसे ही मृत्यु के समान है। अब एक दिमाग में प्रश्न आता है, लोग कहते हैं धर्म कौन सा? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, कौन सा धर्म की बात करें महात्मा गांधी यहाँ पर? तो धर्म से तात्पर्य यहाँ पर बेटा कौन से धर्म? मतलब नैतिक धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से धर्म की बात करें महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का तात्पर्य है नैतिक धर्म। एक जो इंसानियत वाला नैतिक धर्म जो होता है उस धर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। नैतिक धर्म की यहाँ पर बात करें महात्मा गांधी कि एक नैतिक धर्म के साथ ही राजनीति करनी आवश्यक होती है। तीसरा कथन जैसे कि राजनीति ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मतलब कि राजनीति को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। इससे ये एक तो सांप की कुंडली हमें पूरा जकड़ के रखा है, इससे जूझने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला, मैं एक धार्मिक जीवन का वहन नहीं कर सकूंगा। क्या कह रहे महात्मा गांधी? ये चौथा कथन है कि मैं एक धार्मिक जीवन का वहन नहीं कर सकता, मतलब उसको अपना नहीं सकता जब तक मैं संपूर्ण जाति से खुद को जोड़ नहीं लूं। ऐसा मैं तभी कर सकता जब मैं राजनीति में भाग लूं। मतलब कि महात्मा गांधी का था, मुझे एक धार्मिक जीवन अगर जीने की मैं सोचता हूं तो मैं तब तक धार्मिक जीवन नहीं जी सकता हूं जब तक मैं अपने आप को सभी जाति वर्ग के साथ जोड़ नहीं लूं। और अगर मैं अपने आप को सभी जाति वर्ग से जोड़ना चाहूं तो मुझे एक राजनीति में भाग लेना होगा। ये ऐसा क्यों कहा था? तो जैसे आप जानते होंगे बेटा कि राजनीति में वही दल, वही हमेशा जो पार्टी जीतती है जिसको सभी जातियों का सपोर्ट होता है बेटा। किसी एक जाति के सपोर्ट से कोई भी दल जीत नहीं सकता है, सरकार नहीं बना सकता है। इसी वजह से हमेशा देखना जब भी चुनाव होता है तो विभिन्न जातियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो वही चीज है। तो जिस तरह से पार्टी के दल को चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों को साथ अपना को जोड़ना पड़ता है, विभिन्न दलों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, उनके साथ अपने आप के भाव जोड़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार से महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि अगर मुझे धार्मिक जीवन जीना होगा तो मुझे राजनीति से जोड़ना होगा, अगर मुझे जाति से जुड़ना होगा, अगर मुझे जाति से जुड़ना है तो उससे पहले मुझे राजनीति से जुड़ना होगा। तीनों को आपस में कनेक्शन उन्होंने बताया है। अब पांचवा कथन देखिए, अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों जिनमें मैं मिला हूं छद्म वेश में राजनीतिज्ञ है, मैं राजनीति का चोला ओढ़े धार्मिक व्यक्ति हूं। अब इन्होंने देखो छद्म वेश का मतलब कह सकते हो छुपे हुए वेश में आप कह सकते हो,
है ना, एक छुपावा, एक अपन दिखावा या धोखे वाला वेश भी आप कह सकते हो। तो इन्होंने कहा था मैंने अधिकतम धार्मिक व्यक्तियों से मैं मिला हूं, जो भी इस धर्म से जुड़े व्यक्ति हैं उनमें देखा ना, वो छुपे हुए रूप से एक राजनीति का छद्म वेश पहने हुए हैं, है ना, जिनसे मिला हूं छद्म वेश में राजनीतिज्ञ हैं, वो दिखने में तो धार्मिक संत का चोला ओढ़े हैं, वो तो अंदर ही अंदर वो क्या है, राजनीतिज्ञ है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं राजनीति का चोला ओढ़े हुए एक धार्मिक व्यक्ति हूं। देखो कितने अंतर बताए महात्मा गांधी इस बात में, एक एक चीज में कितने उन्होंने अंतर बताया है, ठीक है ना। तो जिस तरह से महात्मा गांधी का था कि जिस तरह संत महात्मा दिखने में तो क्या करते हैं, संत महात्मा का चोला ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में क्या होता है कि राजनीति के जीवन जीते हैं। परंतु मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आंतरिक रूप से एक धर्म संत की तरह मैं अपने विचार रखता हूं, परंतु दिखावे के रूप में मैंने क्या पहन रखा है, राजनीतिक चोला पहन रखा है। मतलब दोनों में अंतर बता रहे हैं। जैसे धर्म से जुड़े लोग होते हैं परंतु करते के अंदर अंदर राजनीति करते हैं। तो जैसे कि विद्यार्थियों हमने आज देखा है महात्मा गांधी के जीवन का बहुत सारी रोचक बातें जो हमें बहुत मतलब प्रेरणा देती है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, जो जहां पे हिंसा होती है उसका विरोध करने में और असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए। तो जैसे कि जीवन में कई सारे से पड़ाव आते हैं जहां पर हमें महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो और ऐसी कई सारी, अगर आप अच्छी अच्छी बातें जानना चाहते हो तो आज ही आपको जो उत्कर्ष ऐप पर जिस तरह से ऑफर आया हुआ है उस ऑफर का लाभ उठाना होगा बेटा। जैसे आप देख रहे हो अर्ली बर्ड ऑफर जो है, इसके जो लास्ट डेट आपको बताई गई है 30 अप्रैल, कहां तक, केवल 30 अप्रैल तक आप इसका लाभ उठा सकते हो, जिसमें 6 to 8 तक के विद्यार्थियों का जो कोर्स 10,000 का बेटा वो केवल 1,600 रुपए में दिया जा रहा है। पूरे साल के कोर्स की बात हो रही है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर बात हो रही है। क्लास 9 to 10 की जो बात है वो केवल 2,500 कोर्स आपको मिलने वाला है। और 11-12 के, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स या चाहे साइंस का हो, उससे केवल 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध हो रहा है। चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आरबीसी हो, एमपी, यूपी, बिहार बोर्ड, चाहे हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हो, मतलब कि फुल फ्लेश आप कह सकते हो मजे की बात होने वाली, जिसमें आप ऐसी अच्छी अच्छी बातों को आराम से पढ़ सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो और बोर्ड एग्जाम्स में भी आप टॉप कर सकते हो। तो आज ही परचेज कीजिए, है ना, अपना जो भी कोर्स है, जिस क्लास में आप आ चुके बेटा आज ही शुरू करोगे, जैसे एक में से क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएगी, तो आज ही परचेज करके अपना आपके पहले से जो सीट है बेटा उसको बुक कर दीजिए और अपनी उड़ान शुरू कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार।